तो क्या आपने अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है और अब आपको लग रहा है कि इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहिए जिसके लिए हमें जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रिपरेशन में बाधाएं क्या आ सकती है या करना है तो कैसे करना है। और आपके और भी कुछ सवाल हैं कि शुरू कैसे किया जाए, स्पेशली मैथमेटिक्स की जर्नी। तो हाय, मेरा नाम सत्या है, ये है मैथफुल एकेडमी और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाऊं। तो अगर उस इंट्रो के बाद आपको ये सवाल आता है पहली बार अपने दिमाग में कि भाई तू है कौन, तो वो बताने के लिए मेरे को अगले स्लाइड पे जाना पड़ेगा, जो कि ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है सत्य स्वरूप। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है। आई कंप्लीटेड माई एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। भगवान के लिए प्लीज उसे पंजाब यूनिवर्सिटी मत बोलिएगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट दैट पंजाब यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब दोनों अलग अलग हैं। मेरा वर्क एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया है जो रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स इसके अलावा अनऑफिशियली भी मैं काफ़ी टाइम से पढ़ाता आ रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि मैंने पहली बार जब किसी को पढ़ाया था मैं स्टिल स्कूल में था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब पैसों की आर्थिक तंगी है, ऐसा कुछ नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि मेरे को हमेशा से टीचिंग पसंद था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह काम किया है और फाउंडेशन, बोर्ड्स और जेई मैंने तीनों को पढ़ाया भी है। इनफैक्ट मैं कॉलेज के भी लेक्चर्स लिए हैं मैंने, बट मुझे ऑनलाइन जेई के कंटेंट के हिसाब से कुछ लोग जानते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल आता है क्लास 11th से, अगर हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें जेईई की तरफ जाना है, तो पहला सवाल ये आता है कि क्या हमें कोचिंग लेना ज़रूरी है या फिर हम सेल्फ स्टडी से भी जेई मेंस एंड एडवांस का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम जेई एग्ज़ाम निकाल सकते हैं? तो द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज़ येस। ऑल्दो यहाँ पे मैं एक टर्म्स एंड कंडीशंस लगाऊंगा, ठीक है, जैसे होता है ना निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे लगाने वाला हूँ। एंड अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ कि क्या इज इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है कि आप एक कोच या फिर कोचिंग में जाएं आप, तो ऐसा है कि नो। लेकिन अगेन इस पे भी जो निवेश जो है वो बाजार जोखिमों के अधीन है, तो अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा आपको। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। देखिए, जो मैंने पहले बोला कि क्या ये पॉसिबल है, तो आंसर यस है। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पहला, आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, लाइक ऑलमोस्ट मिलिट्री लेवल का आपका डिसिप्लिन है कि आपको पढ़ाई लिखाई करने का शौक है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं और आपको बोलना नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई करते हैं। आपको इंटरेस्ट है जेन्युइनली पढ़ाई करने में और चीज़ें जानने में, एंड स्पेशली आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना पसंद है, ठीक है। आप पजल वगैरह सॉल्व करने के लिए जाना चाहते हैं अगर बचपन से, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एंड सेकेंड, अगर हम कहें कि क्या ये नेसेसरी है कि आपको कोचिंग करनी है, तो अगेन इसका आंसर जो नो है, इस पे जो स्टार मार्क है वो ये है कि ये भी अगेन उन्हीं लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन्ड है। बट ये जो जनता होती है ना, ये अगर 100 में से देखा जाए तो ये 1 या 2% होती है, ये वैसे वाले लोग होते हैं जिन्होंने छोटे क्लासेस में लाइक 8 9 10th वगैरह वगैरह में, ओलंपियाड वगैरह में काफ़ी कुछ कर रखा होता है एंड व्हाट नॉट। इनके पास जानकारी अच्छी खासी होती है और इनका एक ही काम था स्टूडेंट लाइफ में, वो था पढ़ाई करना, और ये बहुत अच्छे भी थे उसमें, ठीक है। तो ये जनरली उन लोगों के साथ सच होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को सेल्फ स्टडी से हर किसी का हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। मैं सेल्फ स्टडी के ऊपर कभी डिटेल में बाद में बात करूँगा, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर कि अगर आपके पास बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लिए है ये दोनों आंसर। अदरवाइज ऑफ कोर्स इनके उल्टे आंसर्स आपके लिए हैं। लाइक अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप अब पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपने आज से पहले कुछ खास पढ़ाई की नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ये छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आता, तो आपको फट से बहाना आ जाता है कि हम कोविड में पढ़े थे और कोविड में फ़ोन पे क्लास चल रहा था। आपके पास बहाना आता है, लेकिन ये नहीं आता कि हम खुद भी पढ़ सकते थे इसको। अगर वो नहीं थे, मतलब मैं आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वी हैव ऑल बिन देयर एंड वी हैव ऑल डन दैट, ठीक है। हालांकि मैं तब कॉलेज में था तो हम खुद ही पढ़ लेते थे चीज़ें, बट बात अलग है। तो
इस वजह से अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, अगर आप वैसे कैटेगरी में हैं जो बहानेबाजी ज़्यादा किए हैं आज तक, तो आपके लिए ये जो आंसर्स है ये रिवर्स हो जाते हैं। अदरवाइज ये आंसर्स बिल्कुल पॉसिबल है, आप सेल्फ स्टडी से भी ये एग्जाम्स निकाल सकते हैं। उसके चैलेंजेस अलग होते हैं हाउएवर। अच्छा, अब सेकंड बात अगर हम करें तो अगर हम कोचिंग डिसाइड करते हैं, अगेन मैं अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने वाला यहाँ पे, ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोचिंग डिसाइड करते हैं कहीं का भी, या फिर अगर आप 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो जो भी है, तो क्या आपको डमी में जाना चाहिए या रेगुलर स्कूल में जाना चाहिए? वेल, ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, बट अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको, तो अगर आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर मैं रादर सीरियस कैंडिडेट की जगह सीरियस एस्पिरेंट कहूँ, जिनको लाइक पढ़ाई लिखाई ही करनी है और वो बहुत ही लाइक मोटिवेटेड तो रहते ही हैं, साथ ही साथ लाइक एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो भटकते नहीं है इतना आसानी से, पैसा चाहते हैं, और आपको ज़्यादा स्कूल में जैसे यू हैव अ सोशल लाइफ इन स्कूल, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि स्कूल में एक सोशल लाइफ होता है, अच्छा सोशल लाइफ भी होता है, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ज़रूरी भी होता है। बट खैर, आपको उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि स्पोर्ट्स डे हो रहा है या नहीं हो रहा है, एनुअल डे पे नाच गाना है या नहीं है, तो आपके लिए डमी स्कूल एब्सोल्युटली परफेक्ट रहेगा। लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है। अदरवाइज अगर आप और किसी भी फॉर्म की जनता हैं, तो डेफिनेटली आपको डमी में ज़बरदस्ती खुद को एनरोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डमी में जो है सिर्फ पढ़ाई होती है। मैं मतलब प्रॉपर डमी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे डमी स्कूल्स हैं जिनमें डमी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बस नाम मात्र है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी के। तो उस हिसाब से अगर आप एक लाइक नॉर्मल एस्पिरेंट है, मैं एक्चुअली एवरेज वर्ड यूज़ करने वाला था, बट एवरेज को कुछ लोग गलत सेंस में ले जाते हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं जिनका आज से पहले पढ़ाई से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रहा है, और आगे भी आप थोड़े से मन मौजी टाइप के हैं, ठीक है, आज मन किया तो पढ़ लिया, कल मन किया तो नहीं पढ़ा, तो आपको रेगुलर स्कूल में जाना चाहिए, आपको डमी में या खुद को ज़बरदस्ती इस लाइन में फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे मैं स्टार्टर गाइड जो है वो एक्चुअली शुरू करूँगा कि अगर आप क्लास 11th में आ रहे हैं और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, तो आपका स्टार्टर कैसे स्टार्ट करना है आपको मैथमेटिक्स, उस पर मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। ओके, तो क्लास 11th के टॉपिक्स आपके सामने हैं। वेल, इसमें से कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनका खुद का चलता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो लिस्ट है ये मैं सजेस्ट करता हूँ और मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ इसको। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि किस ऑर्डर में चलना है, तो मेरे हिसाब से आप ये ऑर्डर डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। अगेन, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे जो आपके टीचर हैं, अगर वो अच्छे टीचर हैं तो ऑफकोर्स आपको उनको फॉलो करना चाहिए। बट अगर वो कुछ खास अगर नहीं भी हैं, तो भी वैसे टीचर बुरे नहीं होते ज़्यादातर, हमारी खुद की भी मिस्टेक होती है कभी कभी, बट खैर वो बात की बात है। तो उस सेंस में अगर आप किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो उनका प्लानर जो है वो फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अगेन ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए है, और इतने जो टॉपिक्स हैं ये आपको जनवरी महीने से पहले पहले कर लेने हैं। एट मैक्स जनवरी फर्स्ट वीक तक जाना चाहिए। ठीक है, ये फरवरी तक बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए इसको। इसका कारण ये है, जनवरी में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 11th जो है ना वो जनरली थोड़ी सी लेट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर जनता जो है वो थोड़ी लेट स्टार्ट करती है, नींद थोड़ी देर से खुलती है, तो इस वजह से ये जनवरी तक खिंचेगा। और 11th जो है वो थोड़ा सा हैवी भी है कंपेयर टू 12th, इस वजह से ये जनवरी तक चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी से आगे मैं रेकमेंड नहीं करता, उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। एनीवेज, तो शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से। बाय द वे, बेसिक मैथमेटिक्स जो चैप्टर 1 है ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, और एकदम कोटा का कंटेंट मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट कुछ कुछ चीज़ों में ज़्यादा भी हो सकता है, इक्का दुक्का थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है शायद, बट मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। तो अगर आप लाइक कोटा या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं और आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि किस टाइप के लेक्चर्स होंगे, क्या लेवल रहता है, तो आप डेफिनेटली पहला और दूसरा चैप्टर जो है ये दोनों, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अपने चैनल पे। इसके बाद ये अगले 2 चैप्टर कंप्लीट करने का प्लान है, लेकिन देखते हैं वो कब होता है। ठीक है, इस पर मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं वो प्रॉमिस करता ही नहीं जो मैं पूरे ना कर पाऊँ। अच्छा, तो
अब बात ये है कि पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है, जिसमें सेट थ्योरी एंड इनइक्वालिटीज़ होती है मेनली, एंड क्लास 9th और 10th की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह आपको देखने होते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स, जो कि थोड़ा सा फंक्शन के डिस्कशन के बाद आता है, थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कशन है। एंड मॉड्यूलस और लॉगरिदम्स को हैंडल करना सीखना होता है मेनली हमें, क्योंकि ये जो है ना, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही लाइक चलते फिरते कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाल दिए जाते हैं, इसलिए इनको जानना थोड़ा ज़रूरी है। और थोड़ा पहले डिस्कस कर ले तो क्या है कि आपको आदत पड़ जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसको तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जो हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वहां से बिल्ड करना शुरू करता है ये, लेकिन ये लाइक 0 to 100 चला जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत तंग करता है, ये लाइक सरदर्द बना हुआ है। बाय द वे, इस पे मैंने एक वीडियो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, तो वो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, रिविजन के लिए भी बहुत यूजफुल है। और मैं भी अब आगे चल के उस पर लेक्चर्स भी डालूंगा। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमने क्लास 10th में पढ़ा था, तो क्लास 10th का बेसिक्स तो उठाना ही है, साथ ही साथ कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स और पढ़ने हैं, तो यहाँ पे लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको फिर नेक्स्ट फेज में ये दोनों करने होते हैं। देन रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये नया होता है, ये आपने इससे पहले नहीं देखा है, हालांकि ऐसी चीज़ें ज़रूर देखी होती है पहले, हमने पॉलिनोमियल्स वगैरह देखे होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं, तो वो आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सीधा सीधा लेना देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, ठीक है। तो आप चाहो तो रिलेशन एंड फंक्शन को नीचे लाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले ले सकते हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद आना चाहिए, बस इतना कंफर्म है। और ऊपर के 3 तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसका ऑर्डर ज़्यादा इधर उधर कीजिए। सीक्वेंस एंड सीरीज, हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होता है क्लास 10th में, ये वहीं से बिल्ड करता है आगे। एंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये आपके लिए नया है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आने से पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना ही पड़ता है, तो अगर आप रिलेशन फंक्शन के बाद सीधा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे आना चाहें और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आपने पहले कंप्लीट कर रखा, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइंस एंड कोनिक सेक्शंस, ये जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब जो ज्योमेट्री है वो क्लास 10 से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, अब आपको इक्वेशंस वगैरह पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में चलाइएगा, ठीक है। आगे पीछे आप कर सकते हो, बट ये इसी ऑर्डर में रहेगा, पहले स्ट्रेट लाइंस एंड देन कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के 4 पार्ट होते हैं, एक होता है सर्कल, दूसरा होता है पैराबोला, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, बट मैं बोल देता हूँ, सर्कल्स होते हैं, पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो वो आपको सारे पढ़ने। पीएनसी, ये भी एक बहुत जोरदार टॉपिक है, इसे भी अच्छे से करके चलिएगा। बाय द वे मैं मार्क कर देता हूँ कुछ बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स ये ऊपर के 2 तो हैं ही, बट उसे मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्लास 12th में बहुत काम आता है जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके सवाल है ना, कभी कभी लाइक इसका सवाल हार्ड करना बहुत ही आसान होता है, कि लाइक मुश्किल बना देना बहुत ईजी होता है एक एग्जामिनर के लिए, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाइनोमियल थ्योरम वैसे तो इंडिपेंडेंट चलता है काफ़ी हद तक, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये कॉम्बिनेशंस के बाद पढ़ा जाए, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में कॉम्बिनेशंस का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको बाद में करें तो बेहतर है। नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स जो होते हैं वो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बाद करने चाहिए, तो ये मैंने बहुत ही पीछे रखा हुआ है कि लाइक पहले आप मेजर चैप्टर्स कर लें, उसके बाद ये छोटे मोटे चैप्टर्स करें। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स समझने में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी, और इसमें फॉर्मूलाज वगैरह याद करने रहते हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं प्रीटी मच, बट ये भी कम नहीं है, उसी से इंस्पायर्ड है कहीं ना। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। Stop it. Get some help. तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है क्लास 11th में, तो ये दिखने में शायद हो सकता है बहुत बड़ा चैप्टर लगे, बट ये उतना बड़ा चैप्टर है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड ही रहना होता है मेनली, तो इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया है। अगेन मैंने यहाँ पे शायद 2 बार 14 लिख दिया है, तो इससे पहले कि कोई मेरे को लाइक पागल वागल घोषित कर दे कि भाई ये बंदा मैथ्स पढ़ाता और ये नंबरिंग ठीक से नहीं कर पाता, तो मैं इसको एक्सप्लेन करते करते ठीक ही कर देता हूँ। ये इरेजर भी नहीं चल रहा है बाय द वे। तो ये है एनीवेज, लो बजट आई गेस, बजट इश्यूज। तो हमारा नंबर 15 पे मैं रख रहा हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड पीएमआई। बाय द वे ये जो है नए सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के रखा है क्योंकि मेरा मानना है कि आपको पुराना सिलेबस ही पढ़ना चाहिए, आपको नया सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सीधा एडवांस की तैयारी करते हो।
मेंस और एडवांस की अलग अलग तैयारी नहीं होती है मैथमेटिक्स में, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है बस, लेकिन कंटेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक दो टॉपिक इधर उधर होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये मेरे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए, स्पेशली रीजनिंग और लॉजिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो होना चाहिए। और पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये प्रूव करने का तरीका होता है चीज़ों को। देन फाइनली इंट्रोडक्शन टू 3D, ये अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, ये जो रेड में दो लिखे हैं इनको टाइम मिले तो पढ़िएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन टू 3D जो है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है क्लास 11th में, तो इसको वैसे भी 12th में डिस्कस करना ही होता है, तो अगर आप करेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज ये दोनों ऑप्शनल है जो रेड में लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लास 12th के टॉपिक्स की तरफ। और राइट, तो क्लास 12th के टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं अगेन, तो ये तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको ऐसा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और क्लास 12th का जो जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपका सेकेंड ईयर होगा, पहला ईयर जो था वो क्लास 11th में था, और उसी में जनवरी में आपको वो कंप्लीट करना था। ये जो साल होता है ये जनरली मार्च में लोग शुरू कर देते हैं, आप जितना जल्दी शुरू कर पाएँ उतना बढ़िया है आपका। जैसे ही क्लास 11th, अगर आप डमी में है तो डमी स्कूल्स में तो कभी कभी एग्ज़ाम भी नहीं होते, फाइनल एग्ज़ाम क्लास 11th के, अगर होते हैं तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद 11th को एक बार हल्का सा ब्रशअप करके 12th में आ जाइएगा, मार्च में ही कर लीजिएगा या फिर अप्रैल के शुरुआत से कर लीजिएगा डेफिनेटली। अच्छा, और आपको ये कंप्लीट कब तक करना है, आपको ये नवंबर तक कंप्लीट कर देना है किसी भी कीमत पे। अगर आप अक्टूबर में कर दो तो भाई आप विजेता हो, बिल्कुल बढ़िया। और बस ऐसे ही पढ़ पढ़ के नहीं ख़त्म करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप रिवीजन पे जा सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने नहीं करे होते हैं तो वो कर सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो काफ़ी सारे, है ना। और आप एनालिसिस कर सकते हो अपना कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, सो दैट उसे दोबारा पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा टाइम हो आपके पास। तो ये नवंबर के अबाउट फिनिश हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस दोबारा आएंगे, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आएंगे, लाइक आप टाइप्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं क्लास 12th में, तो ये वही एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर फंक्शन है तो फंक्शन का उल्टा वाला जो फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे साइन इनवर्स वगैरह जो होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके कुछ अपने फॉर्मूले भी होते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो ये जो चैप्टर 3 एंड 4 है ना, ये आप इंटरचेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि डिटर्मिनेंट्स जो है वो पहले पढ़ लिया जाए, अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप मेट्रिसेस पहले पढ़िए और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पढ़िए, समझने में वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं जेई के लिए डिटर्मिनेंट्स को पहले प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में डिटर्मिनेंट्स का रोल कभी कभार ज़्यादा रहता है, मेट्रिसेस का भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप एलिमिनेशन वगैरह कर रहे हो तो बिल्कुल काम आता है, अगर आपने नहीं सुने ये वर्ड्स तो कोई बात नहीं है, बट डिटर्मिनेंट्स का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट से कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करी जाती हैं और क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व होने का संभावना होता है कभी कभी, इसलिए डिटर्मिनेंट्स को मैं पहले रेकमेंड करता हूँ जेई के लिए, स्पेशली एडवांस के लिए। अच्छा, अब इसके बाद आपका 5th चैप्टर आता है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वेल, हमने लिमिट्स तो क्लास 11th में भी पढ़ा होता है, अगर आपका 11th में छूट जाए तो जो अच्छे टीचर होते हैं देव मानुस टाइप के, वो लोग 12th में भी करा देते हैं। अगर थोड़े से अकड़ू टीचर है तो वहीं पढ़ लीजिएगा क्लास 11th में, ठीक है, क्या पता 12th में ना कराया जाए, ठीक। तो अगर नहीं पढ़ा होता तो यहाँ पे करा दिया जाता है। इसके बाद मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो होती हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, ये वो हैं। इसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपको क्वांटिटी मिलती है उसे डेरिवेटिव बोलते हैं, तो उसका रियल वर्ल्ड में यूज़ क्या है, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स मेनली जो करने होते हैं वो होते हैं। कैलकुलस के पार्ट्स हैं ये, बाय द वे, ये जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ ये कैलकुलस के पार्ट्स हैं, ये बोर्ड्स में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो है ही। तो ये जितने भी हिस्से मैंने मार्क किए हैं ये कैलकुलस के हिस्से हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया उसके बाद इंटीग्रेशन पे जाना होता है आपको, तो इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं होती है, डेफिनेट में लिमिट होती है, और दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह ये सब पढ़ना होता है। देन आपके पास एप्लीकेशंस आते हैं इंटीग्रल्स के, जैसे कि आपने डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस किए थे वैसे ही आप इंटीग्रल्स के एप्लीकेशंस करेंगे कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में क्या काम आते हैं ये। देन फाइनली आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, यानी कि वो इक्वल साइन वाले मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें डिफरेंशियल्स लिखे गए हैं, dy/dx दिख जाएगा या ऐसा कुछ दिख जाएगा आपको, जहाँ पे डेरिवेटिव लग रहा होगा किसी वेरिएबल का जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, ये वही वेक्टर्स हैं जो आपने फिजिक्स में पढ़े होते हैं, बस यहाँ कभी कभार लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री ये इसी ऑर्डर में चलने चाहिए, ठीक है। बाकी वेक्टर अलजेब्रा आप चाहो तो बिना कैलकुलस के भी पढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी एडवांस वगैरह में तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जो कि वेक्टर अलजेब्रा को सीधा कैलकुलस से जोड़े। कैलकुलस से ऑलमोस्ट हर चीज़ को जोड़ा जा सकता है, तो इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ये इसी ऑर्डर में फॉलो किया जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, और 12th का प्रोबेबिलिटी जो है ये पीएनसी की डिमांड करेगा, तो दिस मस्ट बी डन आफ्टर पीएनसी एट एनी कॉस्ट। अगर आप 11th के पीएनसी भूल गए होते हैं ना 12th में आके, तो आपको पढ़ लेना होता है। जब ये इजी चीज़ें चल रही होगी ना वेक्टर अलजेब्रा में, तो टाइम लगा के पढ़ लीजिएगा इसको। पीएनसी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड फाइनली अगर आपने 11th में सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ा, तो आपको वो 12th में पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए इसको रेड में लिखा है, ये डिफरेंट है, तो ये डिपेंड करता है कंडीशनल, ठीक है। तो ये हमारा 12th का टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए कि इस ऑर्डर में होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ इस वीडियो में। ओके, तो अब ज्ञान की गंगा प्रभावित क्यों बोल रहा हूँ, प्रवाहित करने का वक्त आ गया है कि मैं बात करूं अब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको इस जर्नी, या कुछ लोगों के हिसाब से बोलूँ तो रैट रेस जो होती है ना, चूहों की दौड़, तो ये जो जेई नाम का चूहों की दौड़ है, इसमें लाइक लाखों लोग बैठते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो कि अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बाकी लोग भी कॉलेज वॉलेज तो जाते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है, बट हर किसी का सपना होता है आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस करी जाए, या फिर अगर आशीष अग्रवाल सर की बात करूं पीडब्ल्यू से, जो बोलते हैं कि कबूतर साइंस करी जाए, तो यस एग्जैक्टली, तो वहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं ना। तो अगर आप सेल्फ स्टडी हैं, खुद ही आप चीज़ें करने वाले हैं, और आप लाइक सिंस ये एक स्टार्टर गाइड है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही बता देता हूँ जो आपको माइंड में रखनी चाहिए बिफोर यू जंप इनटू दिस बैंड वैगन। तो पहला चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि मेरे से इंस्पायर्ड मत होइएगा कि मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, मेरे जैसी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, मेरे से तो लाख गुना बेहतर कंसिस्टेंसी चाहिए। जितना यूट्यूब पे मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, पढ़ाई करने के मामले में मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ। हम आज भी पढ़ाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कॉलेज वगैरह का पढ़ते हैं। और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब है कि रोज़ का काम रोज़ हो रहा है, एक शेड्यूल फिक्स हो गया है, या तो आप शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उनके क्लास के हिसाब से आपका शेड्यूल फिक्स हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि हमेशा अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, स्पेशली ऑफलाइन कर लें तो बढ़िया रहेगा, या फिर अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो एक 1-on-1 माध्यम ढूंढिए जिससे आप ये कर पाएँ, ठीक है। अब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें हज़ारों बच्चे होते हैं, तो वो कितने ही लोगों का डाउट हैंडल कर पाएंगे, तो इस वजह से आपको कुछ 1-on-1 जैसा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये एग्जैक्टली, ये तो बहुत कॉमन सेंस की चीज़ होती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कई लोग जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, मतलब कि पूछना होगा या नहीं पूछना होगा, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। भाई ये लोग जो आज बैठे हैं आपके साथ जीवन भर थोड़ी बैठेंगे, यही आपके दोस्त भी आगे चल के बिजी हो जाएंगे, और जो क्लासमेट है रैंडम कोई है जो लाइक आप पसंद वसंद करते हैं उनको, तो वो इतना चलेगा भी नहीं, और चल जाए तो अच्छी बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट देयर एज वेल। हालांकि वो सब पछड़ों में पड़ना नहीं होता, अगर आप कंपटीशन में उतरना चाहते हो तो आप तो खुद ही पीछे जा रहे हो उसमें। एनीवेज, ज्ञान उतना भी ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, ये मेरे को पता ही है, आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बहुत क्लीन सोचते हैं ये लोग, तो इसीलिए आपको डाउट्स क्लैरिफाई करने चाहिए। आपने उस चीज़ के पैसे भरे हैं, आपको एटलीस्ट उस हिसाब से तो वसूल कर लीजिए। इंडियंस को पैसों की बात बोलो तो एकदम लाइक समझ में आ जाती है उनको बात, तो इसीलिए मैंने वो एग्जांपल उठाया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कंजूसी वगैरह करने को बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, जनरली क्या होता है ना कि ये एक होता है, हर कोई पूछता है पहली बार जब शुरू करते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। टॉपर्स बोल देते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 26 घंटे एक दिन में पढ़ो। तो वैसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई मैजिकल नंबर है नहीं। अगर हो रहा होता ना तो इसका हल्ला पीट दिया गया होता अभी तक। जनरली क्या होता है ना, जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि 16 घंटे उन्होंने कहीं सुन लिया तो 16 घंटे होता है, क्योंकि 16 घंटे आप पढ़ नहीं सकते, डेली डेली नहीं पढ़ सकते इतना टाइम। हाँ, एग्जाम आपके सर पे है तो बात अलग है, तो फिर तो आदमी पढ़ता है उतना, ठीक है, वो आप कर सकते हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपका लॉन्ग टर्म में मैं सजेस्ट करता हूँ कि 6 to 8 आवर्स अगर आप ढंग से पढ़ पाए,
ढंग से मतलब क्वालिटी स्टडी है, जो पढ़ रहे हो वो एकदम समझ में आ रहा है और आप फोर्स नहीं कर रहे खुद को ज़बरदस्ती कि मतलब पढ़ पढ़ और पढ़ भी नहीं रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, दिमाग में रील घूम रही है कोई, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन का जो टाइम है ना वो। और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे सेल्फ स्टडिंग आवर्स लिखा है। सेल्फ स्टडी में लेक्चर्स इंक्लूड नहीं होते, लेक्चर्स सेल्फ स्टडी नहीं होता है। लेक्चर अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं अपना ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में रिफ्रेश हो रही है वो चीज़ें, वो मेरे लिए काम करेगी। स्पेशली मैथमेटिक्स में अगर आप घर जाके नहीं पढ़ रहे हो वही सेम चीज़ है और आप खुद क्वेश्चन नहीं करके देख रहे हो, तो फिर तो भगवान भला करे आपका, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तो इंसान ही हूँ। तो वो बात है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि सोए कितने घंटे, ये भी एक क्वेश्चन होता है ना। ये सब मैंने क्वेश्चंस के ही कुछ क्वेश्चन है मेरे से बहुत पूछे जाते हैं, तो मैंने उसी का आंसर लिखे। स्लीप पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जितना ये 6 to 8 आवर्स का मैंने स्टडी लिखा है ना, उतना ही 6 to 8 आवर्स आपको सोना चाहिए। मिनिमम 6 घंटा तो सोइए, ठीक है। एग्जाम से जस्ट पहले, एक दिन पहले आपको थोड़ा लंबा सोना होता है, ठीक है, सो दैट कि आप फ्रेश माइंड से जाएं पेपर लिखने, थके थके ना हो, वरना पेपर के बीच में सो जाएंगे। अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही होगी तो फ्रस्ट्रेट होकर सो जाएंगे लग रहा है, ठीक है। तो वो नहीं करना होता है, आपको स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली मत कीजिए। हाँ, अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह आ रहा है, लास्ट का 1 महीना है, तो आप लाइक 25 दिन ऐसा कर सकते हो, आप थोड़ा सा स्लीप अपना सेक्रीफाइस कर सकते हो 25 days, एंड देन लास्ट के 5 दिन फिर से आप ढंग से सोइए। लास्ट के महीने में वैसे भी पढ़ के आप बहुत कुछ तो कर नहीं लेंगे। अगर आपने ये एग्ज़ाम निकाल भी लिया, तुक्के से भी निकाल लिया, तो आईआईटी अगर आप पहुंच गए लेट से, तो वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ जाके ज़्यादा मुश्किल होता है वैसे, ठीक है। तो सम पीपल से कि जेई इज़ द इजी पार्ट, एंड आई अग्री विद दैट। जेई इज़ द इजी पार्ट अगर आपने पढ़ाई करी है तो। आईआईटी में घुसना आसान पार्ट है, आईआईटी में घुस के सर्वाइव करना ज़्यादा मुश्किल पार्ट है। खैर, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता स्लीप पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 5वां पॉइंट जो है ना, ये काफ़ी मतलब अंडररेटेड नहीं है, ये बहुत लोग बोलते हैं इस बारे में, लेकिन कई लोगों को बैकलॉग होता ही है ना। तो इसलिए बैकलॉग अलाउ नहीं करना है आपको। अलाउ नहीं करने का क्या मतलब है, ये फर्स्ट पॉइंट से ही जुड़ जाता है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। अगर आज क्लास हुई है तो क्लासेस अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आप लाइव क्लास अटेंड करो, ठीक है। आप सोचोगे कि हम बाद में 2x में देखते देखते लिख लेंगे, तो 2x में आप लिखने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होगे, लिखोगे फिर पॉज करोगे वीडियो को, तो वो उतना ही टाइम लग जाएगा जितना आपका 1x पे लगेगा, है ना। अनलेस कि आपके टीचर अगर ऑनलाइन है जो कि बहुत सारा प्रिंटेड मटेरियल लाते हैं, तो अलग बात है। प्रिंटेड मटेरियल वाले टीचर जल्दी जल्दी निपटा देते हैं काम, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मैं किसी का अगेन नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, ठीक है। तो मैं तो जैसे खुद आपने मेरे लेक्चर्स देखे हो तो मैं सिर्फ हेडिंग्स लिख के रखता हूँ, सो दैट कि उसे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, और बाकी का कंटेंट मैं ज़्यादातर वहीं लिखता हूँ, है ना। जो थोड़ा बहुत पहले से बना देता हूँ कुछ चीज़ें तो अलग बात है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें मैं वहीं करता हूँ। तो वही करने का तरीका होता है, और आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आप साथ साथ लिख सकते हो, इतना भी तेज़ नहीं लिखा जाता है जनरली, ठीक है। तो बैकलॉग अलाउ नहीं करने। दीदी की शादी है, किसी की शादी है, दीदी मतलब आपकी सगी दीदी है, तो ऑफकोर्स आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बट कजिन को भी दीदी बना के वहाँ भी जा रहे हैं घूमने, ठीक है। यहाँ एग्ज़ाम में नंबर आ नहीं रहे अच्छे से, बट वहाँ जा रहे हैं घूमने, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो बैकलॉग्स वैसे खुद क्रिएट मत कीजिए, अलाउ मत कीजिए। हाँ, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लाइक आप बैठ नहीं सकते पढ़ाई करने, तो वो समझ में आता है, ठीक है, वो कुछ दिन होगा, अनलेस कि भगवान न करे आपको कुछ सीरियस हो जाए, बात अलग है। लेकिन अगर ज़्यादातर ऐसे नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार वगैरह होता है तो वो चला जाता है जल्दी, आप रेस्ट करेंगे तो, ठीक है। तो उसके बाद आप कवर अप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट खुद से बैकलॉग मत बनाएं। दोस्तों ने बुला लिया, बाहर घूमने चले गए, खाने पीने चले गए, इधर उधर घूम रहे हैं बस, और कुछ नहीं। एक्टिवा में रेस दिए जा रहे हैं इधर उधर, है ना, तो वो नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट, आपका जो 6th पॉइंट है ये भी डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अंडररेटेड भी है, कि आपको है ना टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है। जैसे घर पे अगर होमवर्क दिया जाए ना, तो आपको जैसे 5 मिनट या 10 मिनट में वो क्वेश्चन बनना चाहिए तो बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ो, फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वही लोग बोलते हैं फिर आगे चल के कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे, सारे क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। ऐसे कई क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपका थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चेक करेंगे। अगर पहले 10 मिनट में आपको क्लिक नहीं किया तो चांस है कि वो फिर बहुत लंबा टाइम जाएगा आपको क्लिक करने के लिए, तो उसे रख लो। फिर सेकंड अटेम्प्ट एक बार दोबारा दे देना, जब आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद फिर देख लेना, एक बार उसको मार्क करके रख लेना है।
तो मार्क क्वेश्चन दोबारा देखोगे, हो सकता है दोबारा में क्लिक हो जाए, नहीं हो तो फिर छोड़ दीजिए, उसको डाउट में पूछ लीजिएगा। और टेस्ट डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा। देखिए अगर आप टेस्ट नहीं देते ना तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा हिस्सा सही है कौन सा हिस्सा गलत है, ठीक है, आपके प्रोसेसिंग में कौन कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक। तो ये मेरी कुछ एडवाइस है, बाकी तो मर्जी है भाई, ये तो फ्री की एडवाइस है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन पीस।